हाँ जी, वेलकम टू द एफआर मिशन संभव सीरीज 3.0। तो आज बात करेंगे इंड AS 28 इन्वेस्टमेंट्स एंड एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर। क्विक रिवीजन करेंगे पर पूरा डिटेल में रहेगा, एज वेल एज मैं आपको करवाऊंगा इसके LDR क्वेश्चंस। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले इंड AS 28 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड ज्वाइंट वेंचर, तो दोनों में इंड AS 28 कैसे अप्लाई होगा बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है, तो एसोसिएट कंपनी जिस कंपनी में हमारा 20 या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, बट अप टू 50% है, क्योंकि 50% से ऊपर हो गया तो प्राइमा फेसी माना जाएगा कि वो हमारी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, अब जब एक एसोसिएट कंपनी में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है 20% या उससे ज्यादा, तो इन्वेस्टर के पास आ जाता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जैसे होल्डिंग के पास सब्सिडरी में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसके पास आ जाता है कंट्रोल सारे डिसीजंस लेने का। यहां पर इन्वेस्टर के पास आता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब पावर मिल जाता है कि वो एसोसिएट कंपनी के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। आई बात समझ में? तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा क्या पोटेंशियल इक्विटी को भी कंसिडर किया जाएगा इस 20% में? दो ऑप्शन इज यस, इसको कंसिडर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक इन्वेस्टर जिसकी एसोसिएट कंपनी है या जिसका ज्वाइंट वेंचर है, ज्वाइंट वेंचर को हमने 111 में डिफाइन किया है, वो वाला वीडियो देख लेना। तो एक इन्वेस्टर जिसका इन्वेस्टमेंट है एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर में, तो वो इन्वेस्टर जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो कितने बनाएगा? दो बनाएगा जी। सबसे पहले वो बनाएगा स्टैंड अलोन और दूसरे वो बनाएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब वो अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा तो वो अपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर को इंड AS 27 के हिसाब से आइदर कॉस्ट मॉडल पे या फिर फेयर वैल्यू मॉडल पे दिखाएगा। इंड AS 27 लगाएगा और अपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल लगाएगा। अगर वो फेयर वैल्यू मॉडल लगाता है तो P&L में उसका गेन लॉस ट्रांसफर करेंगे या फिर OCI में अकॉर्डिंगली इंड AS 109 के हिसाब से। बट उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से जब बनाएगा तो इक्विटी मेथड अप्लाई करेगा। क्या करेगा? इक्विटी मेथड। ये भी एक तरीके से फेयर वैल्यू करने का तरीका है, फेयर वैल्यू करने का एक तरीका है, बट फेयर वैल्यू में वैल्यू डिफरेंट हो सकती है और इक्विटी मेथड में फेयर वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अब इक्विटी मेथड कैसे लगाएगा उसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली, ये आपके सामने एक पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 25 इज द DOA, डेट ऑफ एक्विजिशन, और इस दिन हमने 25% इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपीस की कॉस्ट में। तो ये कॉस्ट हमारे इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगी। जब हम कंसोलिडेशन करेंगे, और क्योंकि 25% है तो वो हमारी एसोसिएट कंपनी हो गई, तो एसोसिएट कंपनी में हम इक्विटी मेथड लगाएंगे कैसे? बेसिकली इक्विटी मेथड का मतलब होता है कि एसोसिएट कंपनी या ज्वाइंट वेंचर कंपनी की जो भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है, उसमें मुझे मेरा शेयर निकालना है। तो इक्विटी मेथड का मतलब होता है कि नेट एसेट का प्रोपोर्शनेट वैल्यू मेरा है, तो उसका फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है मान लीजिए 22 लाख। क्वेश्चन में फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट कैसे निकालते हैं उस पर भी बात करेंगे जब LDR क्वेश्चन बात करेंगे। तो 22 लाख रुपीस आज एसोसिएट कंपनी या ज्वाइंट वेंचर कंपनी की नेट एसेट की फेयर वैल्यू है, जिसमें हमारा 25% इन्वेस्टमेंट है। अगर आप करोगे तो 5,50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5,50,000। जबकि हमने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो कितने का किया है? 5 लाख का। तो आज मैं क्या करूंगा, अगर इक्विटी मेथड लगाऊंगा डेट ऑफ एक्विजिशन पर, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट जो 5 लाख है उनको बढ़ाकर 5,50,000, 5,50,000 पे कर दूंगा। मैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000 से बढ़ा दूंगा और एंट्री पास करूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 50,000, और उसको मैं कैपिटल रिजर्व में डाल दूंगा, बिकॉज मैं एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन पर ये एडजस्टमेंट कर रहा हूं। इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए 22 लाख की जगह 18 लाख के नेट एसेट्स की वैल्यू है, तो 18 लाख का 25% बनता है 4.5 बनता है। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूंगा अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू से, तो 5 लाख को कंपेयर करूंगा 4.5 से, तो क्या मुझे 50,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरानी चाहिए? इंड AS बोलता है नहीं, नहीं गिरानी चाहिए। आपके इन्वेस्टमेंट 50,000 के दिखेंगे। बस अब आप इसमें ये बताओगे कि योर इन्वेस्टमेंट टोटल इज 5 लाख इंक्लूडिंग 50,000 ऑफ गुडविल। मतलब 4.5 का तो मेन इन्वेस्टमेंट है और बाकी का 0.5 आपका गुडविल है जो इसमें शामिल है, जिसको आपको अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दिस इंक्लूड्स डिविडेंड। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर दो, पर अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है तो मत गिराओ, मान के चलो कि बाकी का एक्स्ट्रा पोर्शन उसमें गुडविल है। ये होता है आपका इक्विटी मेथड डेट ऑफ एक्विजिशन पर, जहां नेट एसेट्स आपको फेयर वैल्यू पे चाहिए। अब बात करते हैं कि इक्विटी मेथड एक और जगह पर लगता है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट डेट। जिस दिन आपकी फर्दर बैलेंस शीट बनेगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी, वहां पर आपको फिर से इक्विटी मेथड लगाना पड़ेगा। एक बार आप ऑलरेडी लगा चुके हो, अब आपको एक बार फिर से लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे?
इंड एस कहता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद जो भी पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस हुए हैं एसोसिएट कंपनी में, एसोसिएट कंपनी ने प्रॉफिट्स कमाए, एसोसिएट कंपनी की ओसीआई इनकम और लॉस होगी, एक तो नॉर्मल प्रॉफिट लॉस होगा, एक तो ओसीआई इनकम और लॉस होगा, और एसोसिएट कंपनी ने कुछ डिविडेंड बांटा होगा। तो इन तीन चीजों को, और इसके अलावा एक दो और छोटी छोटी चीजें, उस पर भी बात करेंगे। तो इन तीन चीजों में भी इन्वेस्टर का 25% शेयर होगा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल। तो अगर एसोसिएट कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 6 लाख रुपीस का, तो उसमें मेरा 25% शेयर, मेरा 25% शेयर, तो मैं इतने से अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा। एसोसिएट कंपनी को ओसीआई इनकम है, तो उस इनकम में भी मेरा शेयर, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा। एसोसिएट, मैंने अपने शेयर की वैल्यू, अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतने का 25% करके वैल्यू बढ़ा दी। फिर आगे चल के एसोसिएट कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया 2.5 का, तो इसका भी तो 25% मुझे मिला होगा। अगर मिला होगा तो इतने से मैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दूंगा। अब बढ़ा दूंगा, गिरा दूंगा, ये है क्या? जब तक एसोसिएट कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमाता जा रहा है पर मुझे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूं भाई रिसीवेबल, मेरे को मिलना चाहिए, तू कमा रहा है, मेरे को मिलना चाहिए, इसलिए मैं रिसीवेबल के नाम से कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं। पर जैसे ही उसने मुझे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मेरे एसोसिएट ने, तो मुझे मिल गया। तो रिसीवेबल जब मिल गया तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा रहा हूं। तो बेसिकली इसका 25% बढ़ाएंगे और इसका 25% कम करेंगे, और मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 6,62,500। अगर आप इसको 25% करके 550 में ऐड करोगे तो 550 में, ऑफकोर्स, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन को, एग्जांपल को सॉल्व किया 550 के हिसाब से। सो दिस इज बेसिकली योर इक्विटी मेथड, जहां पर आप नेट एसेट्स के प्रोपोर्शन में अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को चेंज करते रहते हो। तो बस यहां पर अपने को वही समझना है कि भाई इक्विटी मेथड का मतलब होता है नेट एसेट्स के प्रोपोर्शन में अपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू करना। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले इक्विटी मेथड डेट ऑफ एक्विजिशन पर फॉलो करते हो। जब आप डेट ऑफ एक्विजिशन पर लगाते हो तो आपके पास जो आपने जो कंसिडरेशन पे किया है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, वो कॉस्ट है, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को आप कंपेयर करोगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट, जो भी फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट है जेवी और एसोसिएट के, उसके उसमें जो आपका शेयर है, आपने जब कंपेयर किया, पॉजिटिव आया, मतलब आपका पीसी ज्यादा है, मतलब कंसिडरेशन ज्यादा है। पॉजिटिव आया तो गुडविल है, गुडविल को अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव आया मतलब पीसी कम है, मतलब इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, सॉरी, नेगेटिव आया, इसका मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका ज्यादा है और आपका नेट एसेट का शेयर कम है। तो ऐसे केस में बाकी का आप जो गेन होगा वो कैपिटल रिजर्व में बुक कर दोगे इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस जो भी आपके एसोसिएट जेवी में हो रहे हैं, जैसे आपका एसोसिएट जेवी प्रॉफिट लॉस कमा रहा है, आपके एसोसिएट जेवी को ओसीआई का इनकम आ रहा है, लॉस हो रहा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, आपने जो नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू लिया है, तो फेयर वैल्यू के कारण डेप्रिसिएशन का भी तो इफेक्ट आ रहा होगा। आपने एसेट की वैल्यू बढ़ा दी तो बढ़ी हुई वैल्यू पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का जो शेयर आ रहा है वो, इसके अलावा अनरियलाइज गेन्स हो रहे हैं, उन सबका इफेक्ट आपको अपने इन्वेस्टमेंट में देना पड़ेगा, और ये होता है इक्विटी मेथड। तो मोटा मोटी आपको क्या करना चाहिए, यू शुड कंसीडर दिस फॉर्मेट। आप बस ये फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, ये पूरे नोट्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मैंने आपको ये नोट्स पूरा एक ऑल इन वन लिंक में डाल दिए हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। फंडा क्या है, सबसे पहले आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट यहां पर दिखाते हो। फिर अगर कैपिटल रिजर्व हो रहा है तो आप अलग से ऐड करते हो, पर अगर उल्टा गुडविल आता है तो मान लेते हो कि गुडविल उसी में जुड़ा हुआ है, कैपिटल रिजर्व की एंट्री यहां पर साइड में लिखी हुई है। फिर आप पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस करते हो। पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस में एसोसिएट जेवी ने प्रॉफिट कमाया, आप उतना यहां पर उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है तो बढ़ाओगे या तो गिराओगे, उसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल में जाएगा। ओसीआई का इफेक्ट, ओसीआई के कारण आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी या तो गिरेगी, उसका दूसरा इफेक्ट कंसोलिडेटेड ओसीआई में चला जाएगा। फिर उसके बाद डिविडेंड आपको मिला, डिविडेंड मिला तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट कर दोगे। एंट्री आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए। फिर आपने नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू किया, वैल्यू बढ़ा दी तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा, वैल्यू गिरा दी तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन लगेगा, उसमें जो आपका शेयर है, पूरे डेप्रिसिएशन नहीं, उसमें आपका शेयर है, उसका दूसरा इफेक्ट आपके कंसोलिडेटेड पीएनएल में जाएगा और एक इफेक्ट आपके इन्वेस्टमेंट में जाएगा। जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन पर, डाउनस्ट्रीम मतलब इन्वेस्टर कंपनी ने गुड्स सेल किए एसोसिएट या जेवी को, और एसोसिएट जेवी के पास वो अनसोल्ड गुड्स रखे। अब ध्यान से सोचो, इन्वेस्टर कंपनी ने अगर प्रॉफिट कमाया होगा और वो गुड्स अभी भी अनसोल्ड रखे, तो पहली बात तो इन्वेस्टर कंपनी वो प्रॉफिट हटाएगी, इसीलिए कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट किया कमाया होगा। और दूसरा, टू इन्वेस्टमेंट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो अनसोल्ड इन्वेंटरी है वो किसके पास रखी है, एसोसिएट के पास, और वो एसोसिएट की नेट एसेट्स का पार्ट बन गई होगी, और नेट एसेट का प्रोपोर्शनेट शेयर हम खुद रिकॉर्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक भी नेट एसेट्स में आ गया होगा, और उस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट भी नेट एसेट्स में आ गया होगा, और प्रोपोर्शनेटली वो हमने अपने इन्वेस्टमेंट में ऊपर यहां पर बढ़ा दिया होगा जब हमने पीएनएल
जब हमने एसोसिएट कंपनी का प्रॉफिट यहां पर बुक किया होगा, तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि भाई वो जो प्रॉफिट वाला पार्ट है जो हमने गलती से बुक कर लिया वो तो अनरियलाइज है, इसीलिए हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को वापस से रिड्यूस कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी डाउनस्ट्रीमिंग ट्रांजैक्शन होंगे उसके अनरियलाइज प्रॉफिट का शेयर 25% शेयर, 25% शेयर मतलब इन्वेस्टर शेयर, जो भी परसेंटेज होगा उसके हिसाब से आपको वो शेयर हटाना पड़ेगा। याद रखना, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर एसोसिएट या जेवी इंपेयरमेंट लॉस बुक कर रहे हैं तो उसमें हमारा शेयर होगा, हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिराएंगे। तो ये बेटा ये फॉर्मेट याद करके चलना, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारे एग्जांपल्स तुम चाहो तो एक बार देख सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैं डायरेक्टली करवाऊंगा तुम्हें एक एलडीआर क्वेश्चन भी पूरी की पूरी फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया है। एक ऑल इन वन लिंक है जिसमें सारे फ्री रिसोर्सेज डले हुए हैं, इंक्लूडिंग नोट्स, एलडीआर क्वेश्चंस जो आपको करके जाने चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए। तो अगर आप एलडीआर क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारी क्वेश्चन बैंक का है, क्वेश्चन नंबर 209। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमने 35% का इन्वेस्टमेंट किया है 1 अप्रैल 2019 को, डेट ऑफ एक्विजिशन पर, और ये इन्वेस्टमेंट हमने किया है 47,50,000। तो देखो जी 47,50,000 का हमारा ये इन्वेस्टमेंट हो गया, कॉस्ट हो गया फॉर द एक्विजिशन ऑफ इंटरेस्ट। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द बुक वैल्यू ऑफ XYZ नेट एसेट्स इज 90 लाख रुपीस। हमें बुक वैल्यू से मतलब नहीं है। एंड द फेयर वैल्यू इज 1 करोड़ 10 लाख। हमें फेयर वैल्यू से मतलब है, मतलब 90 का 110 हो गया, मतलब 20 लाख से नेट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो 1 करोड़ 10 लाख का 35% हमने कंपेयर किया, दैट इज कॉल्ड 38,50,000। तो आप 47,50,000 को 38,50,000 मतलब 3150 और 7 लाख मिलाकर मतलब 90 लाख और बाकी का 20 उन्होंने अलग अलग दिखाया है करके 38,50,000 से कंपेयर करोगे तो आपका 9 लाख रुपीस का क्या आ रहा है? आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है मतलब आप मान लोगे कि ये 9 लाख आपका गुडविल है, जो कि अलग से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, इसमें शामिल होगा। आज भी आपका इन्वेस्टमेंट डेट ऑफ एक्विजिशन पर इक्विटी मेथड फॉलो करने के बाद 4750 का है। नेक्स्ट चलते। ये जो फेयर वैल्यू का चेंज आया, नेट एसेट्स में जो चेंज आया फेयर वैल्यू का, दिस इज बिकॉज ऑफ 20 लाख व्हिच पर्टेन्स टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट व्हिच हैज रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 इयर्स। तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई ये पीपी की वैल्यू हमने बढ़ाई है। अगर वैल्यू बढ़ाई है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट आना चाहिए। तो 20 लाख डिवाइड बाय 10 इयर्स मतलब 2 लाख, और 2 लाख में हमारा शेयर 35% मतलब इसका 70,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन एक्चुअली में एसोसिएट कंपनी को लगाना चाहिए था। उसने अपने स्टैंड अलोन में नहीं लगाया होगा, अगर लगा लिया होता तो उसके प्रॉफिट कम हो जाते। अब हम अलग से कम करेंगे, तो 70,000 का एडजस्टमेंट मैं यहां पर अलग से करूंगा। देखिए 70,000 का एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद एसोसिएट कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 8 लाख रुपए का, जिसमें हमारा शेयर होगा 35%। इससे हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 2,80,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद एसोसिएट कंपनी ने डिविडेंड पे किया 12 लाख रुपीस का, तो 12 लाख रुपीस के डिविडेंड का 35% हमें मिल गया होगा, हमें मिल गया, रिकवरी हो गई, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दो 4,20,000 से, तो 4,20,000 से हमने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दी। उसके बाद आगे चल के एसोसिएट कंपनी को एक एफबीटीओसीआई फॉलो करने के कारण अपने इन्वेस्टमेंट्स को उसको एक गेन बुक करना पड़ा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने 2 लाख रुपए से ओसीआई इनकम बुक कर ली। अगर एसोसिएट को ओसीआई इनकम हुई है तो उसका इंपैक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए, क्योंकि उसका इंपैक्ट नेट एसेट में होता है। तो 2 लाख का 35% 70,000 से हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा देंगे, और इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 46,10,000 रुपीज, जो कि इनिशियली हमारा था 47,50,000 रुपीज। तो इस तरीके से बेटा हम अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दिस एक्चुअली डज नॉट इंक्लूड, याद रखिएगा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस एक्चुअली डज नॉट इंक्लूड आपका गुडविल। गुडविल मिलाकर आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। बोलो बेटा आया समझ में? तो इस तरीके से हमने अभी करने की कोशिश की कि भाई इक्विटी मेथड कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मैंने आपको बोला डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन अगर होगा, तो आप उसकी क्या एंट्री पास कर रहे हो डाउनस्ट्रीम में? डाउनस्ट्रीम में आप उसकी एंट्री पास कर रहे हो कंसोलिडेटेड पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डाउनस्ट्रीम में बेसिकली डाउन मतलब इन्वेस्टर ने प्रॉफिट कमाया, और ये इक्विटी मेथड इन्वेस्टर की बुक्स में चल रहा है, तो प्रॉफिट वो हटा रहा है। और इन्वेस्टमेंट इसीलिए क्योंकि अनसोल्ड स्टॉक एसोसिएट के पास रखा है, वो उसके नेट एसेट का पार्ट बन गया। नेट एसेट का प्रोपोर्शनल शेयर हमने अपने इन्वेस्टमेंट में बढ़ा दिया था, अब वो घटा रहे हैं क्योंकि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। जबकि अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में आपको सिर्फ ये एंट्री ध्यान देनी है, अपस्ट्रीम में आपको कंसोलिडेटेड पीएनएल टू इन्वेंट्री करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बिकॉज अनसोल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टर के पास रखा होगा, और इन्वेस्टर उस इन्वेंट्री में से प्रॉफिट हटाएगा तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करना पड़ेगा, बाकी अपन पीएनएल डेबिट करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये अपस्ट्रीम में ये वाली एंट्री होती है। इसके बाद आपको क्या पढ़ाया गया है? टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स और लॉस मेकिंग जेवी एसोसिएट। इसको मैं थोड़ी देर बाद अभी लेके आऊंगा, बिकॉज मुझे इसके लिए क्वेश्चन करवाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूइंग द यूज ऑफ इक्विटी मेथड, ये क्या है? अगर आगे चल के आप इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू करते हो, क्यों करोगे?
एक तो आपने अपनी एसोसिएट जेवी को बंद कर दिया, खत्म कर दिया, सेल कर दिया, या फिर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट किया और आपने उसको सब्सिडरी बना दिया। तो पहला पॉइंट आता है, पहली सिचुएशन आता है कि जब आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट करके, फर्दर इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके उसको सब्सिडरी बना दिया। जब आप ऐसा करोगे तो क्या करोगे? ऐसा करोगे तो आप कंसोलिडेशन करोगे, आप इंड AS 110 लगाओगे, आप नेट एसेट्स रिकॉर्ड करोगे, आप एनसीए रिकॉर्ड करोगे और इन्वेस्टमेंट इक्विटी वाले को डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। सिंपल, ठीक है। इसको आपको 110 में पढ़ाया जाता है। दूसरी सिचुएशन, जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो, ठीक है, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर पड़ा भी है पर वो एसोसिएट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया? आपने कुछ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, रिमेनिंग पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपका एसोसिएट ट्रीट नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 25% इन्वेस्टमेंट थे, आपने 15% इन्वेस्टमेंट बेच दिया, अब आपके पास 10% बचा। तो अब आप क्या करोगे? जो आपने 15% इन्वेस्टमेंट बेचा, वो आपने जो भी प्रोसीड्स लिया उसका बैंक अकाउंट डेबिट करोगे फॉर द 15%, फॉर 15% बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो आपका 10% इन्वेस्टमेंट बच गया, वो 10% इन्वेस्टमेंट आप रिटेन्ड इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और आपने पहले इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को इक्विटी मेथड पे दिखाया था, तो वो इन्वेस्टमेंट आपका पूरा का पूरा जो 25% का इन्वेस्टमेंट था, जो इक्विटी मेथड पे दिख रहा था, जिसकी जो भी कैरिंग वैल्यू थी, उसको आपने डिरिकॉग्नाइज किया। कुल मिला के आप 25% का पूरा इन्वेस्टमेंट हटा के वापस से 10% का इन्वेस्टमेंट बुक कर रहे हो फेयर वैल्यू पे, क्योंकि अब आपको इक्विटी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है और बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हो। इस एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा वो गेन और लॉस होगा और पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट खत्म हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर खत्म हो चुका है, तो जो भी प्रॉफिट आपने पहले इक्विटी मेथड के अंदर बुक किया था और उसको ओसीआई में लेके गए थे, आपका शेयर ऑफ ओसीआई था ना, जैसे अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया, इस क्वेश्चन में क्या था कि भाई एसोसिएट कंपनी को 2 लाख रुपीस का ओसीआई इनकम हुआ, उसका इंपैक्ट हम अपने इन्वेस्टमेंट में लेके एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड ओसीआई। अब मान लो ये एसोसिएट कंपनी सेल हो गई, खत्म हो गई, तो जो भी आपने शेयर कंसोलिडेटेड ओसीआई में डाल के रखा था, आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए आप क्या बोलोगे? जब आपने डिसकंटिन्यू कर दिया इक्विटी मेथड, तो जो भी आपने शेयर ऑफ ओसीआई बुक करके रखा था, उसको रिक्लासिफाई करके पीएनएल में लेके जाओगे, अगर वो रिक्लासिफाइड उसका पीएनएल में अलाउड है तो। अगर उसका रिक्लासिफिकेशन पीएनएल में अलाउड नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली जनरल रिजर्व में लेके जाओगे। तो क्या बोल रहा है? एनी शेयर इन ओसीआई इनकम ऑफ एसोसिएट or joint venture which was previously recognized by entity shall be reclassified to the P&L of the investor if allowed to be reclassified। इन्वेस्टर अपने P&L में रिक्लासिफाई कर देगा। अगर ओसीआई का बैलेंस हमने अपने कंसोलिडेटेड ओसीआई में डाला था, पर जब सपोज वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के रिस्पेक्ट में था, ठीक है ना, या वो कोई ऐसा ओसीआई का बैलेंस था जो रिक्लासिफाई पीएनएल में नहीं हो सकता, तो ऐसे केस में आप उसको डायरेक्टली रिक्लासिफाई करोगे रिटेन्ड अर्निंग में इंस्टेड ऑफ पीएनएल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। Next is classification of investments in associate और JV as held for sale। अगर मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट है सपोज 25% का, अब इसमें से आप बोल रहे हो कि यार मैं 10% ना बेचूंगा, सेल करूंगा विद इन 1 ईयर, बाकी 15% सेल नहीं करूंगा, तो है तो अभी आपके पास 25%, पर उसका 10% आपको मान लो मानना पड़ेगा आपको हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल मानोगे मतलब आपको कौन सा इंड AS लगाना पड़ेगा? इंड AS 105 लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जब तक आप सेल नहीं कर देते, तब तक आप क्या अकाउंटिंग करोगे? तो देखो जी, 25% है, 25% के आपके दो हिस्से हैं, एक है आपका 10%, एक है आपका 15%। 10% है आपका हेल्ड फॉर सेल, तो आप क्या करोगे? आप इसके ऊपर लगाओगे इंड AS 105, मतलब कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोज विच एवर इज लोअर। जो आपका रिमेनिंग पोर्शन बचा है, जिसको आप बेचने का इंटेंशन नहीं है, इसका क्या करोगे? जब तक आप इस पोर्शन को सेल नहीं कर लेते, तब तक आप इसके ऊपर इक्विटी मेथड कंटिन्यू करोगे, क्योंकि ओवरऑल तो 25% है। और एज सुन एज आपने ये बेच दिया, तो बताओ अब आपका क्या 15% नेट बचा? तो क्या 15% आपका 20% से ज्यादा है? नहीं। तो अब आप इसके ऊपर इक्विटी मेथड नहीं लगाओगे, अब आप इसके ऊपर नॉर्मल इंड AS 109 और 32 लगाओगे, फेयर वैल्यू करोगे। पर मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, 40% जिसमें से 10% आपका था हेल्ड फॉर सेल और 30% था आपका नॉट हेल्ड फॉर सेल। तो जब तक आप ये पोर्शन नहीं बेचते हो, इसके ऊपर आप इक्विटी मेथड लगाओगे, और जिस दिन आपने ये पोर्शन बेच दिया, तो भी आप इसके ऊपर इक्विटी मेथड कंटिन्यू करोगे, क्योंकि स्टिल ये 20% से ऊपर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको ये फंडा रहेगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पशंस आप पढ़ लेना कि भाई इक्विटी मेथड कब कब नहीं लगाना चाहिए, ये वही एग्जाम्पशंस है जो आपके 110 में कवर होते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इन्वेस्टर शैल कंसीडर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होल्डिंग व्हाइल अप्लाइंग इक्विटी मेथड। जब वो इक्विटी मेथड लगाएगा तो वो अपनी डायरेक्ट होल्डिंग, मैंने डायरेक्टली 20% इन्वेस्टमेंट किया और अपनी सब्सिडरी के थ्रू 10% और किया है, तो कुल मिलाकर 30% इन्वेस्टमेंट किया, मैं वो कंसीडर करूंगा। अगर मेरी एसोसिएट कंपनी में मेरा 25% है, तो और उस एसोसिएट की भी कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो जो मैं प्रॉफिट का 25% लूंगा, तो वो मैं अपनी एसोसिएट कंपनी के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का 25% लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेस्टर है जिसका 25% इन्वेस्टमेंट है एसोसिएट में, और एसोसिएट की एक सब्सिडरी कंपनी है 100% वाली।
तो डेफिनेटली एसोसिएट का जो कंसोलिडेटेड P&L बनेगा उसमें जो उसका नेट प्रॉफिट आएगा उसका हम 25% करेंगे। मतलब एसोसिएट के कंसोलिडेटेड अर्निंग का 25% हम अपने इक्विटी मेथड में लगाएंगे। आई बात समझ में? दिस वाज बेसिकली आपका इक्विटी मेथड और इंडिया 28। वापस आ जाते हैं आपके इस वाले पर, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जेवी एंड लॉस मेकिंग एसोसिएट। वेट अ मिनट, यस। तो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स एंड लॉस मेकिंग एसोसिएट। इसको ना मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो लगाऊंगा क्योंकि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है और समझने में, कंसेप्ट समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जेवी। बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एसोसिएट कंपनी में मैंने 20% का इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है तो ये हो गया टाइप 1। दूसरा मैं बोलूं कि मैंने एसोसिएट कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी परचेज किए हैं, ये हो गया टाइप 2। फिर मैं आपको बोलूं कि मैंने एसोसिएट कंपनी के डिबेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, ये हो गया टाइप 3। मैं बोलूं कि मैंने एसोसिएट कंपनी या जेवी कंपनी को लोन दिया है, लोन एडवांस्ड, ये हो गया अनदर टाइप। तो क्या ये जरूरी है क्या कि मैं एसोसिएट कंपनी में सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं? नहीं, बाकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, बट हाँ ये है कि एसोसिएट बनाने के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 20% होना चाहिए। जो 20% वाली थ्रेशोल्ड है वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से देखी जाएगी, बट जो बाकी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। नंबर 1 पॉइंट कि भाई टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं। अब आते हैं नंबर 2। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है एसोसिएट जेवी में, या हमने एसोसिएट जेवी के डिबेंचर्स में, उसके लोन डेट्स में पैसा लगाया है, और अगर ये एक तरीके से परमानेंट फंडिंग है, क्या वर्ड भी बोला मैंने, परमानेंट फंडिंग है, मतलब इसका रीपेमेंट फिक्स नहीं है, इसका रीपेमेंट कब आएगा ये अता पता नहीं है, तो इस ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को भी एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और शायद आपने नाम सुना हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को कहा जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन, आपने इंडिया 21 में पढ़ा होगा, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन। वैसे ही ये माना जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। तो तब प्रेफरेंस शेयर वाला इन्वेस्टमेंट, डेट वाला इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने किया है, अगर उसका रीपेमेंट फिक्स नहीं है, इसकी टर्म फिक्स नहीं है, शेड्यूल्ड नहीं है, तो इसको भी एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। ये बातें सबको समझ में आ गई होंगी। तो ये क्या बोल रहा है? इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जेवी में कंसिस्ट, पहला इक्विटी इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स एसोसिएट जेवी के, ऑल्सो कॉल्ड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको अदर कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला गया है। दीज इन्वेस्टमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ परमानेंट फंडिंग, जस्ट लाइक इक्विटी। इक्विटी एक परमानेंट फंडिंग है, इक्विटी का कोई रीपेमेंट फिक्स होता है क्या? नहीं। तो इक्विटी एक परमानेंट फंडिंग है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो इनको भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरह माना गया है अगर इनका रीपेमेंट फिक्स नहीं है। तो इफ देयर रीपेमेंट इज नॉट शेड्यूल्ड एंड फिक्स्ड, इट मींस दे आर एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो आपने इन दोनों को भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट मान लिया है अगर परमानेंट फंडिंग की तरह है तो। ठीक है, डन। क्यों पढ़ रहे हैं सर हम, इसके बारे में पता चलेगा। अब आते हैं कि आपके एसोसिएट जेवी ने प्रॉफिट कमाया है, आपके एसोसिएट जेवी ने प्रॉफिट कमाया, क्या करोगे? उसके प्रॉफिट में आपका शेयर होगा। फॉर एग्जांपल आपका 20% शेयर है, तो उसके प्रॉफिट में आपका शेयर आएगा 20%। उसने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख में 20% मतलब 20,000, और 20,000 से आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में जाके ऐड कर दोगे और इक्विटी मेथड लगाओगे। क्या लगाओगे? इक्विटी मेथड। इतनी बात भी क्लियर। बट क्या होगा अगर एसोसिएट जेवी प्रॉफिट की जगह लॉसेस इनकर कर रहा है? तो प्रॉफिट कमाया था तो हमने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में ऐड कर दिया इक्विटी मेथड के हिसाब से। सर लॉस करेगा तो हम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में लेस कर देंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आएगी जब इमेजिन करो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है 5 लाख रुपए और लॉसेस उसने जो अर्न किए हैं वो 12 लाख रुपए के लॉसेस अर्न किए, 12 लाख रुपीस के लॉसेस अर्न किए। मतलब लॉसेस में जो हमारा शेयर है, लॉसेस में हमारा जो शेयर है वो 12 लाख है। जब मैं 12 लाख माइनस करने जाऊंगा अपने इन्वेस्टमेंट से तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं नेगेटिव इन्वेस्टमेंट तो दिखा नहीं सकता, तो ऐसे केस में मैं 12 लाख के लॉस में से मैक्सिमम कितना लॉस राइट ऑफ कर सकता हूं? मैं मैक्सिमम 5 लाख का राइट ऑफ कर सकता हूं। अभी भी रिमेनिंग 7 लाख रुपीस का जो लॉस बचा है मैं उसका क्या करूं? तो ये जो ऊपर आपको पढ़ाया गया था ये इसलिए पढ़ाया गया था कि अगर मान लो लॉसेस का शेयर ज्यादा है और आप अपने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी से माइनस करने के बाद इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी की वैल्यू 0 हो जाती है, बट स्टिल देयर इज अगेन अ लॉस। अगर और भी लॉस हो रहा है तो आप उस लॉस को अदर कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स,
जो कि आपके एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उनकी वैल्यू में से भी माइनस कर सकते हो, बिकॉज ये भी पैसा आपने सेम एसोसिएट और जेवी में लगाया है। आई बात समझ में? नहीं आई? फिर से बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एसोसिएट कंपनी के लॉस में आपका शेयर है 12 लाख रुपए और आपके इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी की वैल्यू है 5 लाख रुपए। 12 लाख में से आप मैक्सिमम कितना माइनस कर पाओगे? 5 लाख। बाकी जो लॉस बच जाएगा उसका क्या करोगे? सर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। बेटा कब तक कैरी फॉरवर्ड करोगे? हो सकता है अगले साल फिर से लॉस आ जाए। तो इंड एएस बोलता है कि हाँ कैरी फॉरवर्ड कर लो, पर अगर उससे भी पहले ये चेक करो कि आपने उसी एसोसिएट जेवी में बाकी इन्वेस्टमेंट्स भी करके रखे हैं क्या, और वो भी परमानेंट फंडिंग की तरह है क्या, मतलब वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जैसे ही है क्या? अगर हाँ, तो आप उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू से आप ये लॉस बाकी का सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से समझा रहा हूं। आइए, एक एलडीआर क्वेश्चन मैंने दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन ये है। एलडीआर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 62, जो कि हमारी क्वेश्चन बैंक का है 601। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमने 25% का किया है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, और ये बोल रहा है इट फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। नेट इन्वेस्टमेंट मतलब परमानेंट फंडिंग। ठीक है, पर आप इस प्रेफरेंस शेयर के इन्वेस्टमेंट को वैसे भी मेजर करते हो इंड एएस 109 के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा आपने लॉन्ग टर्म लोन दिया है एसोसिएट कंपनी को 10% का। ठीक है, और इट इज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द नेट इन्वेस्टमेंट, मतलब ये भी परमानेंट फंडिंग का है। मतलब एक तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ही सही, इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर और लॉन्ग टर्म लोन भी एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अब इन सभी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है? इनकी कैरिंग वैल्यू चल रही है 10 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज। ठीक है, फॉलोइंग टेबल समराइजेस द चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इंपेयरमेंट लॉस ऑन लॉन्ग टर्म लोन वगैरह वगैरह। अब बेटा भले मैं इनको अपना एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट मान रहा हूं, बट बाय देयर नेचर मैं इनके ऊपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इंडेक्स लगाऊंगा, इनको मैं हमेशा फेयर वैल्यूएशन करूंगा ही करूंगा। तो सर आप बोल रहे हो कि इनके ऊपर फेयर वैल्यूएशन करोगे, पर अभी आपने बोला कि आप बचे हुए लॉस को भी इन पे सेट ऑफ करोगे, तो सर चाह क्या रहे हो? मैं बचे हुए लॉस को सेट ऑफ बाद में करूंगा, पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में इनके ऊपर इनका खुद का इंडेक्स लगाऊंगा। तो अगर मुझे बाकी का लॉस सेट ऑफ करना है अदर कंपोनेंट के ऊपर, प्रेफरेंस के ऊपर, डिवेंचर के ऊपर, तो वो लॉस सेट ऑफ करने से पहले मैं उन प्रेफरेंस इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म डिवेंचर वाले इन्वेस्टमेंट के ऊपर पहले उनका खुद का स्टैंडर्ड लगाऊंगा, और फिर जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर मैं लॉस को राइट ऑफ करूंगा। डन? कैसे? अब ये टेबल के अंदर बताया गया है कि भाई प्रेफरेंस शेयर की फेयर वैल्यूएशन के क्या गेन और लॉस हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स के ऊपर जो भी इंपेयरमेंट्स हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें कौन कौन से शेयर ऑफ लॉस इन एसोसिएट कंपनी से मिल रहे हैं। ठीक है, और पूरे 5 साल की हमें पूरी वर्किंग करनी है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपके पास वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट की? 1053। तो आपने फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखी 1053। सबसे पहले आपने देखा कि भाई आपका 16 लाख रुपीस का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मिला है, एंटिटीज शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एसोसिएट। तो एंटिटी को उसका शेयर मिला 16 लाख का, जबकि इक्विटी की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 लाख। तो आप पूरा सेट ऑफ कर पाओगे क्या? नहीं। आप मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर पाओगे? आप मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर पाओगे बेटा? 10 लाख ही। तो 10 लाख में से 10 लाख गया, इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 0, बट स्टिल अभी भी 6 लाख का लॉस अभी भी सेट ऑफ होना बाकी है। रुको, क्या इस 6 लाख के लॉस को मैं अपने प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से सेट ऑफ कर सकता हूं? हाँ, पर इनके ऊपर मुझे इनका खुद का रिस्पेक्टिव इंडेक्स लगाना पड़ेगा, फेयर वैल्यूएशन और इंपेयरमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई प्रेफरेंस शेयर है 5 लाख का, इसके ऊपर पहले इसका इंडेक्स लगाओ, जिसमें हम 50,000 का लॉस ऑलरेडी इंडेक्स 109 में बुक करेंगे। तो 50,000 का लॉस बुक करने के बाद इसकी वैल्यू बची 450 बची, और 3 लाख का लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया और उसके ऊपर आपने इंपेयरमेंट लगाया, उसका 50,000 लगाया, और इसकी वैल्यू बची 2,50,000। हाँ, अब हमारे पास वो लॉस बाकी का कितना बचा था अनरिकॉग्नाइज? 6 लाख का। 6 लाख के लॉस को मैं सेट ऑफ करूंगा बाकी इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में। इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स में भी मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? पहली प्रायोरिटी में प्रेफरेंस को दूंगा, और सेकंड प्रायोरिटी में लॉन्ग टर्म लोन्स को दूंगा। डेट्स को सेकंड प्रायोरिटी, प्रेफरेंस को फर्स्ट प्रायोरिटी में माइनस करेंगे। तो मेरा 6 लाख का लॉस बचा हुआ था, याद रखें, ठीक है ना? 6 लाख का एक्स्ट्रा लॉस बचा हुआ था, उसमें से सबसे पहले मैंने 450 के प्रेफरेंस माइनस किए, और मेरा बचा 150 का, और 150 का मैंने लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर दिए। 150 का मैंने लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस कर दिए। अब जो रिमेनिंग वैल्यू बची 450 में से 450 गया, तो ये इन्वेस्टमेंट भी 0, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी 0, और डिबेंचर वाला इन्वेस्टमेंट मेरे पास बच गया 1 लाख रुपीस का। अगले साल ओपनिंग बैलेंस सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन का इन्वेस्टमेंट मेरा बचेगा 1 लाख रुपीस का। सेकंड ईयर में आइए, सेकंड ईयर में हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इक्विटी का 0, प्रेफरेंस का 0, लॉन्ग टर्म लोन का 1 लाख। अब हम सेकंड ईयर में वापस से आए। सेकंड ईयर में मैं जैसे ही आया, फिर से मुझे लॉस हुआ 2 लाख रुपीस का। भाई ये 2 लाख रुपीस का लॉस के लिए तो मेरे पास कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मेरे पास कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास प्रेफरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, डिबेंचर इन्वेस्टमेंट है, पर उसके ऊपर पहले मैं उसी का स्टैंडर्ड लगाऊंगा। याद है ना? रुक जाओ, पहले ये देखूं कि भाई
इनके रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या हो रहा है। तो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फिर से 50,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। अब तो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू भी जीरो है नहीं। अब यहां स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देखो इसके ऊपर तो वो फेयर वैल्यू लॉस बुक करना ही पड़ेगा, इसके इंड एस वाला 50,000। तो जो आपने इसके ऊपर वो 450 का लॉस बुक किया था उसमें से वापस से 50,000 का लॉस रिवर्स करो और इसको पहले पॉजिटिव करो। तो ये 50,000 का लॉस बुक करने के लिए पहले आप क्या कर रहे हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पहले आपने जो शेयर ऑफ लॉस बुक किया था 4.5 का 450 का, उसमें से आप 50,000 का रिवर्स कर रहे हो ताकि पहले प्रेफरेंस शेयर 50,000 पॉजिटिव हो, तब जाके हम 50,000 का फेयर वैल्यू लॉस बुक कर पाएंगे। ठीक है, इन ऑल मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने पहले प्रेफरेंस शेयर के ऊपर शेयर ऑफ लॉस बुक कर लिया था जिसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू जीरो हो गई थी। अब वापस से आप उसको पॉजिटिव कर रहे हो सो दैट आप उसका खुद का रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के लगा के उसके ऊपर का लॉस बुक कर सको। ठीक है, तो लॉजिकली देखा जाए तो आपने 50,000 का लॉस वापस से रिवर्स कर दिया। एक तो 50,000 का लॉस याद रखना, लॉस रिवर्स कर लिया मतलब अभी भी वो अनरिकॉग्नाइज है, और इसका आपने खुद का 50,000 फेयर वैल्यूएशन करके वापस से प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू जीरो कर दी। अब अपन डिबेंचर की बात करते हैं। डिबेंचर हमारा कितना बचा हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन मतलब डिबेंचर कितना बचा है, 1 लाख का बचा है। इसके ऊपर इसका खुद का स्टैंडर्ड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। इसके ऊपर इसका खुद का स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ आपका सेकेंड ईयर में लॉसेस कितने हो रहे हैं, 2 लाख के, प्लस जो 50,000 का लॉस आपने पिछली बार रिकॉर्ड कर लिया था पर इस बार रिवर्स कर दिया। तो अब आपको बताओ टोटल लॉस आपका कितना बचा, 2.5 में से आप डिबेंचर की वैल्यू 1 लाख दिख रही है, 1 लाख का 1 लाख पूरा माइनस कर दोगे, अब आपके पास रिमेनिंग लॉस स्टिल बच गया 1,50,000 का, मतलब टोटल 2,50,000 का लॉस आपके पास अभी भी बचा है अनरिकॉग्नाइज्ड, जो कि आपको सेट ऑफ करवाना है। पर आपके पास लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू बची रही है सिर्फ 1 लाख, आपने 1 लाख का सेट ऑफ करवाया और रिमेनिंग 150 आपका ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आ जाए अपन ईयर 3 में। ईयर 3 में देखोगे तो तीनों की वैल्यू जीरो आ गई, 0 0 0। अब ईयर 3 में क्या हो रहा है, ईयर 3 में आप ध्यान से देखो, खुशखबरी, ईयर 3 में प्रेफरेंस शेयर को गेन हो रहा है। तो और यहां पर भी इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल हो रहा है, इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल हो रहा है। तो भाइयों बहनों आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इनके खुद के रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको गेन बुक करोगे, इसका रिवर्सल बुक करोगे, इनकी वैल्यू हो गई पॉजिटिव 150, और आपके पास ऊपर का 150 का लॉस बचा हुआ था, और थर्ड ईयर में आपके पास कोई लॉस नहीं था पर पुराना 150 का लॉस बचा हुआ था, तो टोटल मिला के 150 का लॉस। अब आप इस 150 की वैल्यू से सेट ऑफ करोगे जिसमें प्रेफरेंस शेयर सबसे पहले और डिबेंचर सबसे पहले, अभी भी इनकी क्लोजिंग बैलेंस 0 0 हो गई। इनका फेयर वैल्यूएशन करने के बाद आपने बचा हुआ इक्विटी इन्वेस्टमेंट वाला लॉस सेट ऑफ करवा दिया। फोर्थ ईयर में इनकी ओपनिंग बैलेंस स्टिल 0 0 0। फोर्थ ईयर में आपने देखा अरे वाह 50,000 का फिर से फेयर वैल्यू गेन हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 50,000 से बढ़ जाएगी, और यहां पर भी गेन हो रहा है 10 लाख का। रुक जाओ, पहले 50,000 का ये गेन हो रहा है, 50,000 से आपने वैल्यू बढ़ा दी, अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 0, प्रेफरेंस की 50 और डिबेंचर्स की 0। अब जो ये प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख रुपीस का, इसका क्या करोगे। इंडियस कहता है जो भी आप 10 लाख का प्रॉफिट अब ला रहे हो इसको आप डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट में नहीं लेके जाओगे, इसमें से पहले उतना प्रॉफिट जो पिछले सालों में आपने लॉसेस बुक किए हैं डिबेंचर्स पे और प्रेफरेंस शेयर पे, पहले वो प्रॉफिट का शेयर आप अपने प्रेफरेंस और लोन वाले इन्वेस्टमेंट को अलोकेट करोगे। मतलब आपने आज तक लोन वाले में कितना लॉस बुक किया था, लोन वाले में आपने लॉस बुक किया था 150 और आपने लॉस बुक किया था यहां पर 1 लाख, तो कितना बुक किया था 250, और यहां बुक किया था 50,000, कितना बुक किया था 3 लाख रुपीस का लॉस आपने आज तक बुक किया था। अब आप आउट ऑफ 10 लाख 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट आप लोन में ही दोगे, तो लोन की वैल्यू देखो 3 लाख रुपीस से आप बढ़ा रहे हो, तो कुल मिला के अब रिमेनिंग लोन क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख हो गया। प्रेफरेंस में देखते हैं, अभी तक आपने प्रेफरेंस में कितना लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था 450, बट अगले साल आपने 50 रिवर्स कर दिया तो नेट नेट 4, फिर उसके अगले साल आपने 1 लाख वापस से लॉस डाला तो 5 लाख। अब आप पहले 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट प्रेफरेंस शेयर वालों के इन्वेस्टमेंट को अलोकेट करोगे, ये देखिए, और टोटल प्रॉफिट कितना था 10 लाख, 10 लाख में से आपने 5 और 3 अलोकेट कर लिया, बचा 2 लाख, 2 लाख आप अलोकेट कर दोगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट को, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी आप आगे हो गए आपके पॉजिटिव। लास्ट ईयर में 30,000 का प्रेफरेंस वालों को गेन हुआ, ठीक है, उनका 30,000 का गेन बुक करो। लास्ट ईयर में आपका ईयर नंबर 5 में आपका ओपनिंग बैलेंस 2 लाख 550 और 3 लाख, प्रेफरेंस वालों का 30,000 का आपने गेन बुक किया, रिवाइज्ड वैल्यूज आ गई, और इसमें लास्ट ईयर का जो इक्विटी प्रॉफिट आ रहा है वो 10 लाख है, और ये 10 लाख का 10 लाख पूरा का पूरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट को दे दोगे, बिकॉज प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म लोन वाले इन्वेस्टमेंट्स को आप ऑलरेडी सेट ऑफ कर चुके हो, लॉस के बाद प्रॉफिट भी दे चुके हो, उतना भरपाई हो चुकी है, कॉम्पनसेट कर चुके हो, तो ये पूरा का पूरा इक्विटी में जाएगा, दैट्स इट।
तो ये क्या था मोरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर आपकी एसोसिएट जेवी लॉसेस अर्न कर रही है और वो लॉसेस आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को अलोकेट करने के बाद भी आपके लॉसेस अगर बचे, तो वो लॉसेस आप रिमेनिंग अदर कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप ले जा सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, अगर वो आपके नेट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, मतलब वो एज गुड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। और वो सब चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। उसके लिए आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स को के ऊपर लॉस अलोकेट करोगे, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स और डिवेंचर्स के ऊपर अलोकेट करोगे। अलोकेट करने के बाद अबव लॉस शैल बी अप्लाई टू अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। और ये लॉस अलोकेट आप कब करोगे, पहले आप उनके रिस्पेक्टिव इंड AS के हिसाब से उनका फेयर वैल्यूएशन करोगे। आफ्टर सेटिंग ऑफ द लॉस इन अबव इन्वेस्टमेंट, अगर स्टिल और भी अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस आ रहा है पर ये सभी इन्वेस्टमेंट जीरो हो चुके हैं, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो इन्वेस्टर की लीगल ऑब्लिगेशन है लॉस को गुड करने की, तो वो कैश लेके आएगा, लॉस को वो कॉम्पनसेट करने के लिए कैश लेके आएगा। और अगर उसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जैसा हमने क्वेश्चन में कैरी फॉरवर्ड किया था। इस क्वेश्चन में देखिए हमने 150 का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था, ठीक है। तो अगर वो लॉस को गुड करता है तो कंसोलिडेट P&L अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, ऐसा हम करके बुक करेंगे। अगर वो लॉसेस को गुड कर रहा है, अगर वो लॉसेस को बियर कर रहा है, कैश में लेके आ रहा है, ठीक है। फिर अनरिकॉग्नाइज्ड लॉसेस फॉर विच नो लायबिलिटीज प्रोवाइडेड, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट ईयर में हम राइट ऑफ कर लेंगे उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू से, अगर उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू वापस से पॉजिटिव होती है। बाद में जब एसोसिएट जेवी अगर आपके बाद में फिर से प्रॉफिट कमाती है, तो प्रॉफिट को आप अलोकेट करोगे सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और डिवेंचर्स में, लॉन्ग टर्म लोन डिवेंचर में, फिर प्रेफरेंस में, और बचा हुआ प्रॉफिट वापस से आप इक्विटी में दे दोगे। सो गाइस, दिस वाज बेसिकली योर लॉस मेकिंग जेवी एसोसिएट का फंडा, जिसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। गाइस, इसी के साथ हमारा इंड AS 28 हो गया पूरा का पूरा ढंग से रिवाइज। बट अब इसमें कौन से और क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं आपको बता दूं। इसमें मैंने कुछ LDR क्वेश्चंस और डाले हुए हैं, जिनमें से आप अगर देखोगे ये वाला जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन में आपका 40% इन्वेस्टमेंट है और आपने ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीस में खरीदा है। किस में खरीदा है? बी लिमिटेड में खरीदा है। बी लिमिटेड में जो आपने ये खरीदा है, उसकी उस टाइम पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी नेट एसेट्स थी 1 लाख इंटू 10 10 लाख, और 2 लाख मतलब 12 लाख का नेट एसेट्स था। 12 लाख इंटू 40% मतलब ये हो गया 480 का इन्वेस्टमेंट, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का, मतलब बाकी का 520 का क्या हुआ? गुडविल। तो 520 का गुडविल जो उसी में शामिल है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? आपकी कंपनी ने, बी लिमिटेड ने लॉसेस अर्न किए। कितने लॉसेस अर्न किए? 10 लाख रुपीस के लॉसेस अर्न किए। तो 10 लाख रुपीस के लॉसेस में आपका 40% शेयर मतलब 4 लाख के लॉसेस से आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दोगे। आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिरा दोगे 4 लाख के लॉसेस से, तो आपका इन्वेस्टमेंट था कितना? 10 लाख में से 480 इन्वेस्टमेंट था और 520 गुडविल था। अब आपका जो लॉस है 10 लाख का, 10 लाख में आपका 40% शेयर मतलब 4 लाख का लॉस है। 4 लाख का लॉस आप अपने यहां से सेट ऑफ करोगे, बचेगा आपका इन्वेस्टमेंट 80 का और गुडविल 520 का। ये देखिए नेक्स्ट ईयर आपको फिर से लॉस आया 1250 का। 1250 का 40% मतलब 5 लाख के लॉस में से आप ये 80,000 यहां से सेट ऑफ कर दोगे। अभी बचा 420 आप यहां से सेट ऑफ करोगे। आपका ये इन्वेस्टमेंट बचा 0 और गुडविल बचा सिर्फ 1 लाख रुपए की। तो आप यहां दिखाओगे कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट आपके 1 लाख है, इंक्लूडिंग गुडविल 1 लाख। फिर उसके अगले साल आपको लॉस हुआ 5 लाख का। 5 लाख के लॉस में आपको 40% का शेयर 2 लाख का। 2 लाख का आप लॉस सेट ऑफ कर ही नहीं सकते हो, आप सिर्फ गुडविल राइट ऑफ करोगे। बाकी आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेगेटिव नहीं दिखेगी, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका नील दिखेगा। और जो रिमेनिंग अनरिकॉग्नाइज्ड लॉस बच गया वो आप परमानेंट फंडिंग मतलब अदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में लेके जाओगे, ऐसा आप नोट डाल देना। आई बात समझ में? इस तरीके से ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। जब एक सब्सिडरी कंपनी एक एसोसिएट कंपनी बन जाए, मतलब आपके पास पहले इन्वेस्टमेंट मोर देन 50% था पर आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिए और अब आपका वो इन्वेस्टमेंट लेस देन 50% बन गया, तो क्या करोगे? प्रॉफिट लॉस बुक करोगे, नेट एसेट को डी-रिकॉग्नाइज करोगे, गुडविल को डी-रिकॉग्नाइज करोगे, एनसीआई को डी-रिकॉग्नाइज करोगे और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे दिखाओगे। तो ये देखिए आपका 100% सब्सिडरी था, आपने परचेज किया था 50 लाख रुपीस में और उस टाइम पे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स था 40 लाख रुपीस। तो इसका मतलब आपका 10 लाख का गुडविल आ गया, आपने गुडविल को रिकॉर्ड किया होगा। अब आप 60% ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो 67,50,000 में, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट 67,50,000 और आपके पास 40% इन्वेस्टमेंट आज भी रखा हुआ है। एट द डेट ऑफ डिस्पोजल द कैरिंग वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल इज 80 लाख। अब आप नेट एसेट्स पूरा का पूरा डी-रिकॉग्नाइज करोगे क्योंकि अब आपकी वो सब्सिडी बची नहीं, तो नेट एसेट्स आपने 80 लाख के डी-रिकॉग्नाइज कर दिए। गुडविल अलग से आप डी-रिकॉग्नाइज करोगे 10 लाख की, वो आपने डी-रिकॉग्नाइज कर दी। इसके अलावा अज्यूम द फेयर वैल्यू, हाँ इसके अलावा आप क्या करोगे? आप इन्वेस्टमेंट्स को बुक करोगे 40%। तो 40% इन्वेस्टमेंट्स को आप कितने बुक करोगे? फेयर वैल्यू पे, जो कि आपको बता रहा है 45 लाख रुपीस की है, आपने बुक कर लिया। अगर कल को क्वेश्चन में आपको 45 लाख रुपीस फेयर वैल्यू ना दी रहे तो कैसे निकालना है?
आप बोलोगे कि जो आपने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं वो कितने में बेचे हैं, 60% बेचे हैं 67,50,000 की फेयर वैल्यू पे। तो सोचो अगर 60% इन्वेस्टमेंट आपने जो बेचे हैं वो इस मार्केट वैल्यू पे बेचे हैं तो 40% रिटेन्ड वालों की भी तो वैल्यू मार्केट वैल्यू पर ही बचनी चाहिए ना। तो 6750 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 40 जो कि आ रहा है 45 लाख रुपीस। आपने 45 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट वापस से रिकॉग्नाइज कर दिया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और जो भी डिफरेंस आया वो आप P&L में डालोगे 22,50,000। जबकि अगर आप यही एंट्री सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करोगे तो आप बोलोगे भाई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो मेरा इन्वेस्टमेंट दिख रहा था सर 50 लाख रुपीस का, जो कि 100% था, अब मैंने बेच दिया 6750 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6750, इन्वेस्टमेंट मेरा प्रोपोर्शनेटली 60% चला जाएगा, तो 50 लाख का 60% मतलब 30 लाख चला जाएगा, बाकी मुझे 37,50,000 का प्रॉफिट हो गया। डन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 63। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है, मेरी क्वेश्चन बैंक का 302। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप अपनी एसोसिएट कंपनी का इक्विटी मेथड डिसकंटिन्यू कर लोगे तो डिसकंटिन्यू करने के बाद आपके जो भी एसोसिएट जेवी के ओसीआई की इनकम आपने जो अपने ओसीआई में बुक की थी उसको भी आप रिवर्स करके पीएनएल में लेके जाओगे, अगर वो रिक्लासिफाइड टू पीएनएल हो सकता है। पीएनएल में नहीं लेके अदर इक्विटी में लेके जाओगे, रिटेन अर्निंग में लेके जाओगे अगर वो नॉट रिक्लासिफाइड होता है। तो यहां पर ये वही क्वेश्चन है, आपकी एक एसोसिएट कंपनी दिख रही है 30% से, 30% से आपकी एसोसिएट कंपनी दिख रही है और आपने ये इन्वेस्टमेंट करके रखा है 8,000 करोड़ रुपीस में, ठीक है, और आपने इसके ऊपर इक्विटी मेथड ऑलरेडी लगा लिया है, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ईयर एंड में इसके ऊपर जब इक्विटी मेथड लगाया तो आपने नेट एसेट चेंजेस, पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस क्या क्या मिले, आपको एसोसिएट कंपनी से शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला 700 का, तो 8,000 रुपीस में 700 बढ़ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसका दूसरा इफेक्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल में चला जाएगा। ओसीआई एक्सचेंज का आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला 100 का, तो उससे आप अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दोगे और ओसीआई में बुक कर लोगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला 50,000 का, आप उससे भी वैल्यू बढ़ा दोगे और ओसीआई में बुक करोगे। ये आपने बुक किया ओसीआई में, ये बुक किया पीएनएल में। अब आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई कितनी, 8,700 प्लस 150, 8850। आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 8850 इक्विटी मेथड के हिसाब से। आगे चल के आपने अनदर 70% सेम कंपनी के एक्वायर कर दिए, मतलब एसोसिएट से आपने उसको बना दिया सब्सिडरी कंपनी, और ये एक्विजिशन आपने फर्दर किया 25,000 रुपीस में, ठीक है। अब उस केस में आप क्या करोगे, अब आप सब्सिडरी वाली अकाउंटिंग करोगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप इसको स्टेप एक्विजिशन करोगे। स्टेप एक्विजिशन के हिसाब से आप प्रीवियस इन्वेस्टमेंट जो आपका 8850 का है, आज आप उसको डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी को आज उसको आप फेयर वैल्यू पे लेके आओगे, तो वो फेयर वैल्यू आपको बता रहा है कि भाई पुराना जो इन्वेस्टमेंट है आज उसकी फेयर वैल्यू चल रही है 9,000 रुपीस की। गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालने के लिए आप हमेशा पीसी लेते हो, पीसी में 9,000 जो प्रीवियस इक्विटी इन्वेस्टमेंट है और आज का 25,000 वो ले लोगे। इसको कंपेयर किससे करोगे, प्लस करोगे एनसीआई बटा 0, क्योंकि आपने 70% एक्वायर किया है और पहले आपने 30 एक्वायर किया था, तो एनसीआई कुछ भी नहीं है, माइनस 100% नेट एसेट्स, 100% नेट एसेट्स की वैल्यू है 30,000। तो ये जब करोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा बेटा 9 + 25 34 माइनस 30, ये आपका गुडविल आ जाएगा 4,000 का। अब आप गुडविल को रिकॉर्ड करोगे, ये देखो जी, आप गुडविल को रिकॉर्ड करोगे 4,000 से, आप उसके नेट एसेट्स 100% रिकॉर्ड करोगे 30,000 के, आप डी रिकॉग्नाइज करोगे जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 8850 का इन्वेस्टमेंट था, वो आप डी रिकॉग्नाइज करोगे 8850 का इन्वेस्टमेंट। आपने आज तक अपने वहां से जो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा था, जो ओसीआई से मिल रहा था, वो आपने अपने ओसीआई में बुक किया था, तो आप 100 और 50 ये ओसीआई को आप रिक्लासिफाई कर दोगे। तो ओसीआई देखो, ये आपने फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ओसीआई वाला 100 आपने रिवर्स कर दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला आपने रिवर्स कर दिया। जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो आपका पीएनएल में रिक्लासिफाई नहीं हो सकता, इसलिए आपने उसको, ये देखो, रिटेन्ड अर्निंग में 50 रुपीस डाल दिया, ये 50 रुपीस ये वाला है। पर जो ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व होता है बेटा, ये आरपीएल कैटेगरी का होता है, रिक्लासिफाई टू पीएनएल अलाउड है, तो ये डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा, ठीक है। और क्या हुआ, इसके अलावा आपने 25,000 रुपीस का क्रेडिट किया बैंक अकाउंट, ये 25,000 का बैंक अकाउंट क्रेडिट किया, इससे इस एंट्री में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस डायरेक्टली जाएगा आपके पीएनएल अकाउंट में, दैट इज 250 आपके डिफरेंस जाएगा पीएनएल अकाउंट में, जिसमें आपका फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व भी रिक्लासिफाई होकर पीएनएल में चला गया। तो कहने का मतलब, जब आप अपनी एसोसिएट कंपनी को डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो उस केस में जो भी आपने ओसीआई इनकम बुक करके रखी है, शेयर विच इज शेयर ऑफ ओसीआई ऑफ एसोसिएट, वो ओसीआई इनकम को आप रिवर्स करके आइदर पीएनएल में और रिटेन अर्निंग में ले जाते हो, डिपेंड करता है कि वो आरपीएल मतलब रिक्लासिफाइड टू पीएनएल और नॉन आरपीएल कैटेगरी का है, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप कोई क्वेश्चंस नहीं भी देख के जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंड AS 20 में 28 में इतने क्वेश्चंस काफी हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। गाइस, दिस वाज योर इंड AS 28। आई होप आपको ये इंड AS 28 बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे जुड़े हुए कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट में मुझे पिन करिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर लूंगा और साथ साथ मैं आपको अगले और रिवीजन वीडियोस लाऊंगा। बच्चों एक चीज बता दूं,
जो भी फ्री रिसोर्सेज हैं, जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं, मैंने जो भी एलडीआर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ फाइल हो गई, ये जितना भी मटेरियल है, जितना भी कंटेंट है, ये पूरा फ्रीली अवेलेबल है, जिसको मैंने एक गूगल ड्राइव फोल्डर में बना के रखा है, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। आप क्लिक करोगे आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, सारे फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख लेना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी और उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों यारों के साथ साथ। ये भी मुझे बता के जाओ कि आप ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो आपको तंग करता है, जिस पे आप चाहते हो कि मैं आपको रिवीजन वीडियो बना के दूं। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।